तो आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपना चैप्टर नंबर रिप्रोडक्शन जो है चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्शन इंटर के हवाले से स्टडी कर रहे हैं और जो है उसमें हमने लास्ट टाइम जो स्टडी किया वो लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म को हमने स्टडी किया। लाइफ साइकिल ऑफ द एंजियोस्पर्म के अंदर हमने सबसे पहले फ्लावर को स्टडी किया कि फ्लावर के पार्ट्स कौन से होते हैं। फिर फ्लावर के पार्ट्स के बाद हमने स्टडी किया कि जो ये रिप्रोडक्शन होती है फ्लावर के अंदर और रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, तो हमने मेल और फीमेल पार्ट्स भी फ्लावर के अंदर देखे और उसको बाखुद स्टडी करने के बाद हमने जो है वो फाइनली लाइफ साइकिल ऑफ माने कि पूरी लाइफ साइकिल को स्टडी किया कि ठीक है। और लाइफ साइकिल की स्टडी किया हमने, मतलब मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, पॉलिनेशन और पूरा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस और फ्लावर के अंदर फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, सेकंड फर्टिलाइजेशन, इसको डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। और इस तरीके से हम लोगों ने पूरा स्टडी कर लिया और फिर ये देखा कि ओवरी जो है वो फ्रूट बन जाती है और अंदर जो ओव्यूल होता है वो उसका सीड बन जाता है। तो वालेकुम सलाम। तो ये सारी चीजें हमने स्टडी कर ली। अब हमें ये पता है कि फ्लावर के काम क्या है, फ्लावर करता क्या है, पौधे के अंदर फ्रूट कब बनता है, कैसे बनता है, कहाँ बनता है, किस पोर्शन में फ्रूट बनता है। ठीक है, ये सारी चीजें भी है स्टडीड अबाउट दैट। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक दो बनते हैं, दो टॉपिक्स रहते हैं इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में। नंबर 1 इज द स्ट्रक्चर ऑफ सीड, यानी कि जो फ्रूट ने अपने अंदर सीड बनाया है उस सीड का जो है वो स्ट्रक्चर, इंटरनली सीड के पास क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं। वी हैव टू स्टडी नाउ अबाउट दैट। और दूसरी चीज का इनफ्लोरेसेंस, फ्लावर की स्टडी कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, मतलब लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं, तो फ्लावर की अरेंजमेंट भी हम देखेंगे कि फूलों पर, पौधों पर फूलों की अरेंजमेंट किस तरीके से होती है। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको दिखाना चाहूँ स्ट्रक्चर ऑफ सीड के हवाले से, यकीनन आप पहले भी शायद हो सकता है पढ़ चुके हो। यकीनन बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो हम कुछ आपको स्ट्रक्चर ऑफ सीड दिखा देते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सीड से मुराद ये है कि जब हम स्टडी कर रहे होते हैं एक फ्लावर, फिर फ्रूट खाने के बाद उसके अंदर से सीड, अब जो सीड हमारे पास है आम का है, अमरूद का है, सेब का है, डाइकोटिलेडन की बात कर रहे हैं फिलहाल, डाइकोटिलेडन जो ट्रीज होते हैं, या फिर हमारे पास मटर का पौधा है, इस तरीके। आपको ये सादा सी डायग्राम शेयर हो रही है सीड की? यस सर। यस सर। यस सर। एक सेकंड आगे चलिए। जी जनाब, ठीक है। ये सिंपल देखें, हमें बहुत सारे सीड, जैसे कल भी माशाल्लाह से जमाली साहब ने सवाल किया था कि सर डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन। आप देखिए कि जनाब मटर जो 200 में टूट जाता है इसको हम डाइकोटिलेडन कहते हैं, बाजरा 200 में नहीं टूटता इसको हम मोनोकोटिलेडन कहते हैं। लेकिन क्या बताएं कि आम जो है, आम का सीड डाइकोटिलेडन है या मोनोकोटिलेडन है? कौन बताएगा? डाइकोटिलेडन सर। आम डाइकोटिलेडन है। और कोई बताए? क्योंकि उसमें 2 पार्ट्स होते हैं। सीड के 2 पार्ट होते हैं, लेकिन आम की गुठली तो एक जैसी नजर आ रही है बेचारी। होता है। आप लोगों को मेरी आवाज भी सही नहीं आ रही है क्या? तो सर जबरदस्त आ रही है, लेकिन आप सही आ लोगों रही की आवाज इतनी क्लियर नहीं है, रुक रुक के, टूट टूट के आ रही है। और कोई बताए? आपकी आवाज सही आ रही है सर। सर डाइकोटिलेडन्स होता है क्योंकि वो अंदर से जो है 2 हिस्सों में डिवाइड हो सकता है, बाहर से उसका जो कवर होता है वो भी 2 हिस्सों में, और अंदर से जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात करी जनाब यासिर साहब ने कि हम मटर को भी देखते हैं तो ऊपर से वो एक ही नजर आ रहा होता है, लेकिन जब उसके ऊपर वाला छिलका उतार देते तो अंदर से वो 2 हिस्सों में टूटता है। तो आप गुठली, आम की गुठली को हिलाते ना, वैसे हिलती है, डग 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 करके हिलती है।
तो उसके अंदर भी अगर आप उसका चीर के अंदर वाला पोर्शन निकाल लेंगे, पूरा जो व्हाइट व्हाइट होता है, कभी निकाला भी होगा आपने, देखा भी होगा, या केरी के अंदर आपको नजर आ जाता है, क्योंकि केरी के अंदर वो इमेच्योर होता है। इमेच्योर मतलब फुली डेवलप नहीं होता। जाहिर सी बात है, फ्रूट डेवलप नहीं हुआ। कैरी इसका मतलब ये कि अंडर डेवलपिंग फ्रूट है पूरा, तो कैरी तो कच्चा है ना अभी। इसी तरीके से जब कैरी कच्ची होती है तो आपको इंटरनली जो गुठली होती है वो भी कच्ची मिलती है। लेकिन जब आप एक पूरे आम को खाते हैं पके हुए, तो उसके अंदर गुठली पूरी प्रॉपर गुठली निकलती है। उस गुठली को अगर आप जोर जबरदस्ती चीर लेंगे तो अंदर से जो व्हाइट मटेरियल निकलेगा वो 2 हिस्सों में टूट सकता है। उसको कहते हैं हम डाइकोटिलेडन, उसे कहते हैं डाइकोटिलेडन। ठीक है जनाब। तो इस तरीके से सीड जो 2 हिस्सों में टूट जाए उसे डाइकोटिलेडन कहते हैं। अब आपको बहुत, अब सेब का भी सीड आपको बहुत छोटा सा नजर आता है लेकिन डाइकोटिलेडन है। अमरूद का तो बहुत ही छोटा होता है लेकिन वो भी डाइकोटिलेडन है। तो पता कैसे लगेगा जनाब डाइकोटिलेडन है? एक तो ये कि हम सीड को सही तरीका, जो बहुत छोटे सीड है अमरूद का, तो उसमें फाइंड आउट करना मुश्किल है कि डाइकोटिलेडन है। तो हम सिंपल क्या करते हैं, हम टेंशन नहीं लेते, हम पत्ते को देख लेते हैं कि पौधे का पत्ता कैसा है। अगर पत्ता उसका ब्रॉड लीफ है, चौड़ा लीफ है, फैला हुआ लीफ है, ठीक है, तो हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि जो ये है, जैसे आम का पत्ता है, अमरूद का पत्ता है, सेब का पत्ता है, लीव्स जो होते हैं ये बड़े चौड़े चौड़े बड़े बड़े फैले हुए लीव्स होते हैं। तो ये सब के सब डाइकोटिलेडन। सीड के आपको कितने पॉइंट नजर आ रहे हैं? सीड कोट सबसे बाहर वाला सख्त हिस्सा, जैसे आप बादाम को सोच लें अपने दिमाग में, ठीक है ना। और उसके अंदर जो है, जब हम बादाम का छिलका तोड़ लेते हैं तो अंदर से हमारे हाथ में बादाम आ जाता है। अब जब बादाम आता है तो वो भी 2 हिस्सों में इजीली टूट जाता है, ठीक है ना। बादाम भी टूटता है। जब बादाम भी 2 हिस्सों में टूट जाता है तो हम क्या स्टडी कर रहे होते हैं उस वक्त बादाम की, कि 2 हिस्सों में जो एक उसका, एक हिस्सा जो है उसका वो फूड स्टोर है। देखें ये लिखा हुआ बड़ा बड़ा फूड स्टोर, जिसको हम एंडोस्पर्म कहते हैं, जो पूरा येलो येलो हिस्सा नजर आ रहा है, दैट इज आल्सो नोन एज एंडोस्पर्म। जो हमने कल पढ़ा था डबल फर्टिलाइजेशन, हमने कल क्या पढ़ा था? डबल फर्टिलाइजेशन। तो जो दूसरी फर्टिलाइजेशन होती है पोलर न्यूक्लियाई के साथ, वो ये फूड बनाती है, ठीक है। द सेकंड फर्टिलाइजेशन जो होती है, मतलब एक 2 स्पर्म आते हैं ना, पहला, और जो पहला स्पर्म फीमेल के एग के साथ मिलता है तो वो ये एम्ब्रियो बनाता है, बेबी बनाता है, बच्चा, ठीक है। ये बना हुआ बिल्कुल छोटा सा, और उस एम्ब्रियो के अंदर ये रूट्स भी नजर आ रही हैं और ये उसका थोड़ा सा शूट भी नजर आ रहा है, यानी कि पत्ते नजर आ रहे हैं, यानी कि पूरा बेबी होता है रूट और शूट के साथ। और उस बेबी के लिए खुराक कहाँ है? ये रही। तो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन बेबी बनाती है, सेकंड फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म बनाती है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर समझ में आया? अगला स्ट्रक्चर शो कराऊं? Yes. सारे रिस्पॉन्स किया करें जल्दी जल्दी, ठीक है सर, यस कर सर। दे सर, कर दे। ठीक है ना। अभी तो बड़ा सादा सा स्ट्रक्चर हमने दिखाया आपको, थोड़ा सा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ये आ जाएगी जरा, उसी का थोड़ा सा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ठीक है। यहाँ देखिए जनाब, आपके पास वही सीड है। आप उस सीड के अंदर अब कुछ इसने लेबलिंग बढ़ा दी है। लेबलिंग मतलब कुछ नाम बढ़ा दिए सीड के पार्ट्स, आपको नेमिंग के तौर के अंदर इसमें जो है अब आपको दिखा रहा है। लिखा हुआ बीन सीड, बीन मतलब जो आपके पास सोयाबीन सीड या इस तरह के सीड होता है, जो कि लेकिन लफ्ज लिखा हुआ है डाइकॉट, ठीक है, डाइकॉट पोर्शन। अब वो कह रहा है कि जनाब सबसे पहले गिरा रेडिकल, REDICAL, अब बेबी रूट, देखें लिखा हुआ उसके साथ। रेडिकल क्या है? रूट डेवलपमेंट पोर्शन है, याद रखिएगा। अब बेबी रूट, बेबी रूट मतलब जो पौधा इस वक्त बेबी की फॉर्म के अंदर सीड के अंदर छुपा हुआ है उसकी रूट, और रेडिकल, और ये लिखा हुआ हाइपोकोटाइल, यानी कि कनेक्शन बिटवीन कॉटिलेडन्स एंड रेडिकल। कॉटिलेडन ये पूरा सीड है, ये पूरा जो ऑरेंज सा या येलो सा आपको नजर आ रहा है, रेडिकल ये रूट है। इन दोनों को आपस में जो जोड़ रहा है पोर्शन, दैट इज हाइपोकोटाइल, ठीक है। हाइपो मतलब बेलो, एपी मतलब अबव। हाइपो मतलब बेलो और एपी मतलब अबव। अभी जो हाइपोकोटाइल रीजन है, देखें इसी में रूट है, नीचे वाले पोर्शन में, तो ये रूट भी डेवलप करेगा, ठीक है जनाब। इसको तो हाइपोजियल जर्मिनेशन भी कहते हैं, आगे चल के जर्मिनेशन भी बताते हैं आपको। फिर दूसरा ये एपिकोटाइल, एपी मतलब अबव, विल बिकम द शूट लीव्स एंड स्टेम, यानी कि जो पौधे का
पत्ते और स्टेम बनाएगा। सबसे पहले छोटा सा स्टेम निकलता है, फिर पत्ते निकल जाते हैं। ओके, तो जो एपिकोटाइल है ये पत्ते के अंदर लीव्स बनाते हैं और पौधे के लीव्स और शूट यानी ऊपर वाला पोर्शन बनाएगा, स्टेम बनाएगा। रेडिकल क्या बनाएगा? रूट बनाएगा। हाइपोकोटाइल क्या है? एपिकोटाइल और रेडिकल और कोटिलेडन का जंक्शन है, मिक्सिंग पॉइंट। ठीक है, कोटिलेडन अ सीड लीफ। कोटिलेडन मतलब सीड लीफ मतलब यहाँ लीफ जो इस्तेमाल किया गया है पोर्शन के लिए इस्तेमाल किया गया है। सीड लीफ मतलब सीड का पोर्शन है। कोटिलेडन जो कि एंडोस्पर्म है जिसके अंदर फूड रिजर्व है। ये फूड रिजर्व कितना इंपॉर्टेंट है, जरा ये गौर से समझे बात को, क्योंकि याद रखें जब फर्स्ट टाइम सीड जमीन में जाएगा उसे पानी मिलेगा। मैं आपको एक टॉपिक साथ साथ और भी पढ़ा रहा हूँ कि जर्मिनेशन ऑफ द सीड और फिर ट्रांजिशन टू द फ्लावरिंग स्टेज, ये भी स्टेज हम स्टडी करेंगे। सीड जमीन में जाता है, सबसे पहला स्टेज इम्बाइबिशन होती है। क्या होती है? इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन किसे कहते हैं? एब्जॉर्ब द वाटर एंड बिकम स्वेल अप। पानी का पीना, एब्जॉर्ब करना, जज्ब करना और फूल जाना। जैसे आप बादाम छीलते हैं, नहीं छीला जाता, सूखा होता है, आप पूरी रात ओवरनाइट उस बादामों को पानी में डाल देते हैं। सुबह आप कैसे छीलते हैं? ऐसे दबाते हैं, छिलका अदर बादाम अलग और बादाम अलग। क्यों? वो छिलका पानी पीने के बाद फूल जाता है और अपनी जगह को छोड़ देता है। सेम लाइक हियर कि यहाँ भी जो ये हार्ड कोड है सीड, ये जमीन में जाने के बाद सबसे पहले पानी पिएगा, बाहर का एरिया, और पीने के बाद फूलेगा, और फूलने के साथ ही जैसे ही अपने आप को बड़ा करेगा कोटिलेडन को अंदर से छोड़ देगा, कोटिलेडन को अंदर से लीव कर देगा, और पानी इतना पिएगा कि ये फट जाए अल्टीमेटली, यानी कि इसका मुंह खुल जाए। जैसे ही इसका मुंह खुलेगा तो उसका मुंह खुलता है रेडिकल की तरफ से। ठीक है, ये इसका फ्रूट खुलता कहां से मुंह खुलता है इसका? रेडिकल की तरफ से। जैसे ही रेडिकल की तरफ से इसका मुंह खुलेगा, रूट एक्सपोज हो जाएगी पहले सॉइल के अंदर। ठीक है, अब इस रूट को जर्मिनेट होने के लिए फूड चाहिए। अभी फूड कहां से मिलेगा? अभी तो पौधा बेचारा बना ही नहीं है, शुरू हो रहा बनना। तो इस रूट को जो सबसे पहले न्यूट्रिशन मिलेगी, इसको ग़िज़ा चाहिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करनी है, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इस कोटिलेडन से जो रिजर्व फूड है, जो कि डबल फर्टिलाइजेशन से सेकंड फर्टिलाइजेशन के लिए अब काम आएगी। और फूड इस रूट, इस न्यूट्रिशन को इस्तेमाल करके अपनी रूट बनाएगा, और इसी न्यूट्रिशन को इस्तेमाल करके, और जब रूट निकलती है तो इसे कहते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन। जर्मिनेशन 3 है हमारे पास, याद रखिएगा। पहली जर्मिनेशन कौन सी हो गई? हाइपोजियल जर्मिनेशन। मैंने अभी भी बेचारे फर्स्ट ईयर बच्चों से कहा है, आप भी शायद थे उसमें, कि बेटा जो आप रफ इस वक्त लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, मुझे इसकी भी पिक्चर्स भेजिएगा, ताकि मुझे पता लगे वाकई आप अटेंड कर रहे हैं या सिर्फ सुन रहे हैं। क्योंकि सुना हुआ इंसान सुन होता है, तो थोड़ी देर बाद आपके दिमाग से सारी बातें निकल जाएंगी। लेकिन अगर आप इसे रफली तेजी के साथ लिख लेंगे तो आपको रिट्रीव करना भी आसान होगा, समझना, याद रखना और दूसरों को भी समझाना आसान हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सही मकसद तक पहुंच सकेंगे, वरना थोड़ी देर बाद आपके दिमाग से सारी बातें निकल जाएंगी। ठीक है जनाब, तो सीड कोट पानी पी के फूलता। अच्छा, हम बात जर्मिनेशन की बात कर रहे थे। दो किस्म की जर्मिनेशन है, हाइपोजियल जर्मिनेशन और एपीजियल जर्मिनेशन। हाइपोजियल जर्मिनेशन मतलब रूट का निकलना, रूट निकलेगी और जमीन के अंदर जाएगी, और जब जमीन के अंदर जाएगी तो ये कौन सी मूवमेंट होगी? कोई बताएगा प्लांट की? कि which movement is takes place when the hypogeal germination root is takes place? For example, MCQ आपके सामने है, बताएं which movement is showing that the hypogeal germination of the root? पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म। वेरी गुड, शाबाश। जियोट्रॉपिज्म में कौन सी है जनाब? ये पॉजिटिव नेगेटिव? तो पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी के साथ जा रही है, इसकी नीचे जा रही है। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। तो फिर इसकी बिल्कुल अपोजिट कौन सी होगी? जो जमीन से ऊपर जाएगी। नाम बताएं। लीव्स की, शूट्स की। शूट्स की, वेरी गुड, वेरी गुड। नुसार ने बोला भाई, माशाल्लाह। हाइपोजियल जर्मिनेशन होगी जिसको हम कहते हैं, जो ईपीजियल जर्मिनेशन। ईपीजियल जर्मिनेशन कौन सी होगी जनाब? अगेंस्ट द ग्रेविटी, यानी कि नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ओके होगी बात? अच्छा, रूट का जमीन में जाना एक और मूवमेंट की तरफ इशारा कर रहा है, कौन सी है? रूट का ट्रॉपिक जमीन, मूवमेंट।
जी बेटा, ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट नहीं, खास नाम बताया, ट्रॉपिक तो ओवरऑल नाम है ना। जैसे आपने बताया जियोट्रॉपिज्म, इस तरीके से रूट का जमीन के अंदर जाना भी पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म के साथ एक और मूवमेंट की तरफ इशारा कर रहा है। वो कौन सी मूवमेंट है? हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म। देखा, खदीजा ने जबरदस्त जवाब दिया। और हाइड्रोट्रॉपिज्म ऑलवेज भी पॉजिटिव, क्योंकि रूट्स हमेशा पानी की तरफ मूव करती हैं, चाहे रूट्स ऊपर हो और पानी ऊपर हो या नीचे हो या आसपास में हो। ठीक होगी बात? हमने काफी ज्यादा मूवमेंट को स्टडी भी किया था। ठीक है भैया, तो एपीजियल जर्मिनेशन हो गई और हाइपोजियल जर्मिनेशन, दोनों जर्मिनेशन समझ में आ गई। लेकिन एक जर्मिनेशन होती है विविपैरस जर्मिनेशन, जरा गौर से समझिएगा बात को। विविपैरस जर्मिनेशन लिख ले अपने पास इसको। पहली हो गई हाइपोजियल जर्मिनेशन, दूसरी हो गई एपीजियल जर्मिनेशन, तीसरी कह रहे हैं हम विविपैरस, VIVIPAROUS। ये जर्मिनेशन आप जोलॉजी में पढ़ते हैं। और विविपैरस उन जानवरों को कहते हैं जो डायरेक्टली अपने बच्चे बर्थ करते हैं, और ओविपैरस उन्हें कहते हैं जो अंडे देते हैं। जैसे इंसान विविपैरस है, डायरेक्ट बच्चे देता है, बहुत सारे जानवर विविपैरस हैं, बच्चे देते हैं, लेकिन रेप्टाइल्स ओविपैरस हैं, वो अंडे देते हैं। जैसे छिपकली हो गई, एलिगेटर हो गया, क्रोकोडाइल हो गया। बर्ड्स आपके पास सारे ओविपैरस हैं जो अंडे देते हैं। अब इंसानों और जानवर में अंडे और बच्चे देना समझ में आ रहा है। अब ये प्लांट्स के अंदर विविपैरस यानी कि बच्चे देने वाले प्लांट्स कौन से होता है? दैट इज समथिंग डिफरेंस, दैट इज समथिंग एस्टोनिशिंग। थोड़ी सी हैरत अंगेज बात। याद रखिए कि कुछ पौधे बहुत सेलेक्टिव हैं, 0.11% के अंदर शायद इनकी कोई परसेंटेज आ जाएगी। ये क्या करते हैं जनाब? फ्रूट स्टिल अटैच विद द पेरेंट। फ्रूट डेवलप हो गया है पूरा, उसके अंदर सीड भी बन गया है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि फ्रूट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट। फ्रूट पौधे से फ्रूट के नीचे गिर जाता है, जैसे आम है, अमरूद है, सेब है, अनाज है, बहुत सारे हैं, ठीक है ना। अब वो उसको इंसान और जानवर खाएगा तो सीड अलग से ग्रो करेगा। लेकिन विविपैरस जर्मिनेशन में क्या होता है कि फ्रूट अपने पेरेंट के साथ लगा रहता है, और लगने के साथ ही वहीं से फ्रूट के अंदर सीड जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है। यानी कि सीड वहीं पर हाइपोजियल और इपीजियल जर्मिनेशन शुरू कर देता है, स्टिल अटैच विद द पेरेंट, और पेरेंट से ही न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है जनाब, जब ये पेरेंट से न्यूट्रिशन लेता है तो फिर उससे क्या होता है कि इनिशियली इट्स टेक द न्यूट्रिशन विद द पेरेंट, लेकिन बाद में जब इसकी रूट और शूट थोड़ी सी बढ़ जाती है, भारी हो जाता है, तो ये वर्टिकली ड्रॉप डाउन टू द सॉइल, मड, जो नीचे जिसके ऊपर इसका पेरेंट लगा हुआ वो सॉइल के अंदर जाके गिर जाता है, और फिर अपनी जियोट्रॉपिज्म के जरिए से रूट जमीन में घुसा लेता है। ठीक है, और फिर पौधा जमीन पेरेंट से अलग हो जाता है। तो जो पौधे के अंदर लगी जर्मिनेशन होती है, दैट इज नोन एज द विविपैरस जर्मिनेशन। ये आपके पास पेज नंबर 103 पर लिखा हुआ है, इंटर की बुक में 103 पे लिखा है एपीजियल, फिर हाइपोजियल और फिर विविपैरस जर्मिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट जर्मिनेशन का टॉपिक है। दूसरी बात, इसके अंदर एक और टॉपिक लिखा है सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी याद रखें, डोरमेट कहते हैं, डोरमेंसी कहते हैं इनएक्टिव पीरियड, साइलेंट पीरियड, जिसमें पौधा किसी किस्म की कोई ग्रोथ नहीं करता, पौधा साइलेंट रहता है। लेकिन यहाँ तो लफ्ज पौधे के लिए इस्तेमाल हो रहा है, सीड के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि सीड के अंदर उसका देखें, ये आपको एक अच्छा खासा पौधा नजर आ रहा है, नहीं आ रहा? ये रूट भी है और इसकी शूट भी है, लेकिन ये पौधा अपने सीड के अंदर बंद है। और कब तक बंद रहेगा? जब तक इसको फिजिबल एनवायरनमेंट जर्मिनेशन के लिए नहीं मिलेगा। मसलन आपने सेब खा लिया, बीज उठा के अलमारी में रख दिए, कबर्ड में रख दिए, डिबिया में बंद कर दिए, अमरूद के साथ भी ये कर लिया, किन्नू के साथ भी ये कर, किसी भी पौधे के साथ, गंदम के साथ ये कर लिया। जब तक सीड आपकी डिबिया में बंद है, आपकी अलमारी में रखा हुआ, उसको फिजिबल एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा। लेकिन जैसे ही आप उसको जमीन के हवाले करेंगे, जमीन में से उसको मॉइस्चर मिलेगा, फौरन मॉइस्चर इम्बिबिशन शुरू करेगा, सीड कोट को फाड़ेगा, रेडिकल को एक्सपोज कर देगा और रूट और शूट को निकाल देगा। और यहाँ पर वार्मथ बहुत जरूरी है। वार्मथ किसे कहते हैं? गर्म को, हॉट को। ठीक है, वार्म किसे कहते हैं? गर्म चीज को, गर्म। तो वहां की जो सॉइल की अपनी वार्मथ होती है या सनलाइट की वार्मथ होती है, उसे वो चाहिए होती है। क्यों चाहिए होती है वार्मथ बेटा? इसलिए कि
एंजाइम का एक्टिव होना बहुत जरूरी है, और बगैर टेम्परेचर के एंजाइम एक्टिव नहीं होते। एंजाइम एक्टिव होंगे तो इम्बिबिशन तो हो जाएगा खुद ब खुद, पानी मिलते ही वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन इंटरनली जो रेडिकल को और इपिकोटाइल और हाइपिकोटाइल को एक्टिव करना है वो काम एंजाइम का है। तो हीट बहुत जरूरी है ताकि एंजाइम एक्टिव हो और जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। तो सीड जर्मिनेशन में इम्बिबिशन है, हाइपोजेल जर्मिनेशन है, एपीजियल जर्मिनेशन है, और फिर जर्मिनेशन के बाद मुस्तकिल अब सारा काम माइटोसिस है। याद रखिए मियोसिस हमने लाइफ साइकिल के अंदर फर्स्ट टाइम पढ़ लिया था जब पोलन ग्रेन के अंदर, पोलन ग्रेन बनने से पहले माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर मियोसिस हुई थी। इसी तरह फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ओव्यूल के अंदर एक दफा ओव्यूल ने मियोसिस करके अपने आप को 4 में डिवाइड किया था। मैंने कल आपको वीडियो भेज भी दी थी, खुदा रहा उनको गौर से देखें समझें ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहे, परेशान ना हो आप सुनते हुए पढ़ते हुए, क्योंकि मैं हर बात को हर दफा एलिब्रेट नहीं करूंगा। और जो स्टूडेंट आ रहे हैं जा रहे हैं, जाहिर सी बात है वो जो जैसा आ रहा है वो वैसा सीखेगा। मुझे क्वांटिटी से मकसद नहीं है कि यहाँ पर 20, 25, 50, 40 बच्चे हो तब पढ़ाऊंगा। आप देखें 8, 9, 4, 5 भी आते हैं, मैं अपनी क्लास पूरी लेता हूँ। तो जो आएगा वो पाएगा। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ, अल्लाह के नजदीक अपने आप को सुरखरू करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, जो जितनी जिम्मेदारी पूरी करेगा अल्लाह उसको उतना अजर देगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह हम सबकी तौफीक़ात में इजाफा फरमाए। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि ये सीड इस तरीके से जर्मिनेट हो जाता है और फिर माइटोसिस पूरी जिंदगी माइटोसिस है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के वर्ड के बाद कभी भी, फर्टिलाइजेशन के बाद कभी भी जो है वो मियोसिस का वर्ड दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि मियोसिस ऑलवेज बी टेक्स प्लेस वंस इन द होल लाइफ बिकॉज द हैप्लॉइड नेवर अगेन गोइंग टू द हैप्लॉइड। हैप्लॉइड दोबारा हैप्लॉइड नहीं होता। इस तरह पौधा दोबारा बढ़ना शुरू हो जाता है, जब मैच्योरिटी पर आता है दोबारा से फ्लावर निकलता है, फ्लावर में वही सारे प्रोसेस दोबारा से करता है लाइफ साइकिल और फिर सीड बना लेता है। तो हमारा आज टोटल का टोटल टॉपिक क्या है? वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डाइकोटिलेडन या मोनोकोटिलेडन सीड की बात कर रहे हैं कि सीड में क्या क्या चीजें होती हैं और वो किस तरीके से काम करती हैं। ये डायग्राम बेटा समझ में आई? आगे ले डायग्राम शो करें। यस सर। सर यस देखिए सर। जनाब, ये आपके पास अब डाइकोटिलेडन सीड वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है आपको, समझ आ रही है बात? अब तो ये डाइकोटिलेडन सीड आपको नजर आ रहा है, वही सिंपल लिखा हुआ है एपिकोटाइल, जिसके ऊपर आपने देख लिया शूट है, बीच में लिखा हुआ रेडिकल, और रेडिकल और नीचे ये एपिकोटाइल शूट हो गया, रेडिकल, और उसके नीचे क्या होगा आपके पास? हाइपोकोटाइल। तो उसने पहले ही बताया था कि एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल के दरमियान जो लिंक कराता है वो रेडिकल है। ये बात समझ में आ गई हमको। अब आपको इस डायग्राम में सबसे वाज़ेह चीज क्या नजर आ रही है, कोई बताएगा? पिछले वाले से, इसके अंदर से जो बात पिछले वाले में नहीं थी इसमें है, जो बात इसको पिछले, हाफ करके दोनों का हाफ ऑफ करके दिखा के क्या दिखाना चाह रहा है? शाबाश। से डाइकोट है। डाइकोट तो पिछला वाला भी था, लेकिन उसका एक पार्ट स्टडी करा रहे थे आपको। यहाँ पर उसने क्या दिखाया है? शाबाश शाबाश, बात करें, खामोश ना हुआ करें। सर इसका है इसमें। मदर भाई आपकी तो आवाज ही समझ में नहीं आ रही बहुत। बाकी सबको मदर भाई की आवाज समझ में आई? नो सर। नहीं आई ना मदर बेटा, आपकी कुछ माइक में शायद इशू है, क्योंकि आप जब भी बात करते हैं तो ऐसा लगता है कोई बात टूटी टूटी सी आ रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हर बार मैं बता देता हूँ आपको, इशारा तो कर दिया वैसे आप लोगों ने से किसी ने, कि 2 पोर्शंस को दिखा रहा। हमने इससे पहले सिर्फ एक पोर्शंस को स्टडी किया था, एक पोर्शन में सारी चीजें देखने की कोशिश की थी। अब ये कह रहा है कि जो सीड था जो ऐसे था, हमने उसको तोड़ा और तोड़ने के बाद एक का फ्रंट दिखा दिया, एक का बैक दिखा दिया। लेकिन याद रखें कि ये जो एपिकोटाइल, अब मैं समझाना चाह रहा हूँ समझिएगा, ये जो एपिकोटाइल है और रेडिकल का पोर्शन है और नीचे जो हाइपोकोटाइल होगा वो इस दूसरे वाले पोर्शन में नहीं होगा, दूसरे वाले पोर्शन में नहीं होगा, क्योंकि ये जितना भी ये लफ्ज लिखा हुआ है ना कॉटिलेडन, ये जो लफ्ज लिखा, ये कॉटिलेडन सीड के लिए इस्तेमाल कर रहा है, पार्ट के लिए, और ये भी इसका एंडोस्पर्म है जितना येलो येलो नजर आ रहा है, और ये दूसरा पार्ट पूरा का पूरा एंडोस्पर्म है, यानी कि इसके अंदर हाईएस्ट लेवल ऑफ द फूड स्टोर है इस वाले में, दूसरे वाले में। और पहले वाला पोर्शन जो है जो आपको फरक से नजर आ रहा है, इसके अंदर फूड भी स्टोर है, जो इसको कॉटिलेडन लफ्ज लिखा हुआ है,
दूसरा साथ साथ एपिकोटाइल, रेडिकल और हाइपोकोटाइल भी मौजूद होगा। तो पता लगा कि सीड में सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसकी होती है? एंडोस्पर्म की होती है। एंडोस्पर्म क्यों होती है? क्योंकि सीड को जर्मिनेट करने के लिए बड़ी हेल्दी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है, मैं आपको बड़ी अच्छी एग्जांपल दे दूं। अंडा आप खाते हैं ना, मुर्गी का, चिकन का अंडा खाते हैं, ये अंडा चिकन के नीचे जब रखा रहता है तो बच्चा बन जाता है इसके अंदर चूजा। आप खाते हैं तो आपको एनर्जी मिल जाती है। और डॉक्टर क्या कहते हैं कि एग इज द कंप्लीट डाइट, कहते हैं ना। अब ऐसा इन दोनों में रिजेम्बलेंस क्या है? सीड में और एग में, दोनों के अंदर बच्चा बन जाता है। भाई आप मटर का सीड खा जाए, आपको एनर्जी मिल जाएगी मटर से, बादाम से, पिस्ते से, काजू से, तोरी के बीज, लौकी के बीज, वो सारे बीज हम खा जाते हैं। तो हम चना खाते हैं, मटर खाते हैं, गंदुम खाते हैं, चावल, सारे खाते 70% सीड है। हम खाते हैं, हमें एनर्जी मिल जाती है। लेकिन इसको हम जमीन में डालते हैं, पौधा निकाल देता है। अंडा हम तोड़ के तवे पे तल के खा जाते हैं, हमें एनर्जी मिल जाती है। अंडा चिकन या बर्ड के नीचे रहता है, परिंदे के नीचे रहता है, वो बच्चा बन जाता है। तो बिल्कुल दोनों में रिजेम्बलेंस क्या है? बड़ी खूबसूरत अल्लाह ने इसके अंदर एक ममासलत रखी है। ममासलत मतलब एक दूसरे की मिसाल है कि याद रखें, अंडे की जो व्हाइट है, व्हाइट एग व्हाइट, दैट इज अ बेबी, ये असल में एम्ब्रियो है। और जो अंडे का एग यॉक है, जर्दी, YOL के यॉक, एग यॉक जो है, ये जो जर्दी है, ये उस सफेदी की खुराक है। ये सफेद, जब मुर्गी अंडे के अंडा मुर्गी के नीचे रहता है तो उसे खास टेम्परेचर मिलता है। मैंने फिर कहा था कि टेम्परेचर जरूरी है, तो वो टेम्परेचर उसे मुर्गी प्रोवाइड करती है। जब मुर्गी उसको हीट टेम्परेचर देती है तो एंजाइम एक्टिव होते हैं। जब एंजाइम एक्टिव होते हैं तो वो सफेदी को, जो एग व्हाइट है, उसको बेबी में टर्न करना शुरू करता है अंडे की जर्दी इस्तेमाल करके। कभी कभार आपका अंडा खराब निकलता है, ठीक है ना। ये जो आपका अंडा खराब निकलता है, क्या होता है? आप देखते हैं कि जर्दी और व्हाइट मिक्स हुआ हुआ आपस में। ऐसे ही देखते हैं ना, बच्चियों को ज्यादा पता है क्योंकि वो ज्यादा एग वेग जो है किचन चिकन में इस्तेमाल करते हैं, किचन में। तो क्यों होता क्या है कि वहां बेबी बनना शुरू हो जाता है और एग व्हाइट एग यॉक को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, इसलिए हमारे नजर में वो अंडा खराब। तो जैसे जैसे एग व्हाइट बेबी बनता है, एग यॉक को खा खा के, तो जैसे एग व्हाइट पूरा बेबी बन चुका होता है, एग और यॉक खत्म हो चुका होता है, तो चूजा बिल्कुल रेडी हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से सीड के अंदर, जब सीड जमीन में जाता है और एपिकोटाइल, एपी जर्मिनेशन, एपीजियल जर्मिनेशन और हाइपोजियल जर्मिनेशन होती है, तो ये अपने किसको यूज कर रहा होता है? कार्टिलेडन के अंदर महफूज एंडोस्पर्म को, फूड को। जब वो एनर्जी इस्तेमाल कर रहा होता है, कर रहा होता है, कर रहा होता है, तो वो रूट भी निकालता है और शूट, यानी एपीजियल जर्मिनेशन भी करता है शूट की, और हाइपोजियल जर्मिनेशन भी करता है रूट की, ठीक है। तो जब वो ये सारे जर्मिनेशन करता है, तो इसके साथ साथ वो क्या करता है? एपीजियल हाइपोजियल जर्मिनेशन करता है, तो इसके साथ साथ वो क्या करता है? सारी न्यूट्रिशन को पी जाता है। जैसे ही दो पत्ते और रूट निकलती है, सारी न्यूट्रिशन खत्म हो जाती है। जब वो न्यूट्रिशन खत्म हो जाती है, क्यों? ऊपर अब पत्ता निकल गया, पत्ते के अंदर फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी। जब फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी तो पत्ते के अंदर फूड फैक्ट्री स्टार्ट हो गई। तो आप ऊपर से फोटोसिंथेसिस बन रही है, फूड बन रही है, रूट को भी मिल रही है, पूरे पौधे को मिल रही है, ठीक है जनाब। तो इस तरीके से सीड जर्मिनेशन हो जाता है। तो हम सीड के ऊपर बहुत डिटेल गुफ्तगू कर रहे हैं और सारी चीजें अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब ये लास्ट हमारे पास डायग्राम, और सबसे ज्यादा डिटेल डायग्राम। देखिए मैं आपको ऐसी तरह पढ़ाता हूँ कि पहले आसान चीज, पहले आसान चीज आपको पढ़ाते हैं और फिर इसी तरीके से थोड़ी सी मुश्किल डायग्राम आपको दिखाते हैं ताकि आप थोड़ा सा चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? डायग्राम के हवाले से ना। तो अभी जो लास्ट डायग्राम मैंने आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, उस डायग्राम को मैं आपको बस दोबारा शेयर कर देता हूँ कि ये
अब जो लास्ट डायग्राम मैं आपको शेयर कर रहा हूँ सीट के हवाले से, जिसके अंदर हम सीट के तमाम पार्ट्स और उसके तमाम जो है वो चीजें स्टडी कर लेते हैं। मतलब अभी वाले डायग्राम है जिसके अंदर आपको हर चीज इजीली क्लियरली जो है वो अंडरस्टैंड हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम स्टडी कर लेते हैं कि अब देखिए जो राइट हैंड साइड वाला वो इस देखिए कॉटिलेडन, रेडिकल, हाइपोकोटाइल। अब इसने सीट को तोड़ के दोनों आपके सामने सामने ऐसे रख दिए, तो आपको दोनों पोर्शन की स्टडी हो रही है। ठीक है, Excuse me, sir. जी बेटा। Sir, I have a question. Sir, I have a question. जी बेटा कीजिए। जी सर, आप ना चश्मा उतार दें, चश्मे के साथ आप बहुत सेक्सी लग रहे हो। आपको चश्मा देखने की सर जरूरत क्या, आप अपना काम देखें। आप सर मीटिंग फिक्स कर लेना, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। ठीक है भाई, तो हम क्या स्टडी करना चाह रहे हैं, अब पार्ट्स ऑफ द सीट। अब एक आपके पास दोनों डायग्राम सामने मौजूद है, आपको इस तरह के भी सीट के पोर्शन मिलते हैं, इस तरह के भी मिलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। डायग्राम एक ही है, सिर्फ शेप का थोड़ा सा फर्क है। अब देखें यहाँ उन्होंने टेस्टा और टेगमियम, यानी कि सीट कोड के दो पार्ट होते हैं, टेस्टा और टेगमेंग। अभी आपको ये मजीद बात पता लग गई। प्रोटेक्ट्स द सीड्स, ऐसी मतलब सीट को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। एंडोस्पर्म कौन सा हो गया, ये सारा व्हाइट हिस्सा एंडोस्पर्म हो गया। यहाँ भी एंडोस्पर्म दिखा रहा है आपको, जितना भी ये सारा ये लिखा हुआ कॉटिलेडन जालस दिखा रहा है। इस तरह एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के अंदर डेवलपमेंट इनटू द न्यू प्लांट, ये रहा एम्ब्रियो, इसके अंदर एम्ब्रियो ये रहा, जहां पर आपको एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल, ये सारे पोर्शन एम्ब्रियो के हैं। देखिए उसने बताया भी, एम्ब्रियो ये लकीर निकली सबसे पहले, प्लूम्यूल, प्लूम्यूल वो दो जो पत्ते पहले बाहर निकलेंगे उनको प्लूम्यूल कहते हैं, जो पहले दो पत्ते बाहर निकलेंगे उन्हें प्लूम्यूल कहते हैं। एपिकोटाइल जिससे वो पत्ते जुड़े हुए होते हैं, हाइपोकोटाइल जिसके साथ रेडिकल की रूट जुड़ी हुई है। तो हमने पहले ही कहा था कि हाइपोकोटाइल इज अ कनेक्शन बिटवीन द एपिकोटाइल एंड रेडिकल, और एपिकोटाइल का भी ऊपर वाला पोर्शन क्या है, प्लूम्यूल। ठीक है ना जनाब, तो इस तरीके से प्लूम्यूल, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल और कॉटिलेडन पूरा मिलकर सीट बना रहा है। यहाँ एम्ब्रियो, ये सारे पार्ट्स एम्ब्रियो के हैं। ठीक है, सिवाय एक पोर्शन छोड़ दें इसमें से, जो कि कॉटिलेडन है, वो एम्ब्रियो का पार्ट नहीं है, वो उसका एंडोस्पर्म है। ये भुट्टे का सीड है, जैसे आपके पास ये मोनोकॉटिलेडन सीड है, लेफ्ट वाला आपके पास, लेफ्ट वाला कौन सा है, मोनोकॉटिलेडन सीड है, और राइट वाला आपके पास बीन सीड डाइकोटिलेडन। देखिए दोनों का स्ट्रक्चर भी उसने आपको वाज़ेह तौर के ऊपर समझा दिया। ठीक है, ये सारी चीजें हमने अंडरस्टैंड कर ली। अब ये आपके सामने दोनों स्ट्रक्चर है, मोनोकॉटिलेडन भी है एंड डाइकोटिलेडन। अब देखिए इसके अंदर आपको क्लियर बात, कंफ्यूजन है या कोई सवाल इसमें आपसे करना है कि एंडोस्पर्म के अंदर, यानी कि मोनोकॉटिलेडन, डाइकोट दोनों स्ट्रक्चर आपके सामने, इन स्ट्रक्चर में कोई कंफ्यूजन हो तो डिस्कस कर लें। हेलो सर ये मेरा क्वेश्चन था एक, जी जी, कि ये टेस्टा और टिगमेंट ये लेयर हैं इसकी हाँ सीड कोट की सीड डबल कोट लेयर की। है, सीड कोट की दो लेयर अच्छा है, टेस्टा और टेगमेन, ये दोनों प्रोटेक्टिव लेयर। जाहिर है देखें हार्ड कोट होता है तभी अंदर का जो एम्ब्रियो है, एंडोस्पर्म है, एम्ब्रियो के सारे पार्ट अब आपके दिमाग में आ गए, और एंडोस्पर्म है, ये दोनों सेफ रहते हैं। और याद रखें ये जो कोट है ये सीड को अंदर से डेसिकेट होने नहीं देता। डेसिकेट मतलब खुश्क, ड्राई, क्योंकि याद रखें ड्राई, अल्लाह ने वाज़ेह तौर पे कुरान में फरमाया कि हमने हर चीज को पानी से पैदा किया, हमने हयात को पानी में रखा, जिंदगी को पानी में रखा। मसलन आप देखें ड्राई जगह पर जिंदगी नहीं होती, और खुश्क चीज जब हो जाती है तो वैसे ही उसके अंदर से जिंदगी होता है। जैसे पौधा भी है, जब तक गीला रहेगा जब तक जिंदा है। इंसान के अंदर भी जब तक खून को पानी मिलता रहेगा, रवा दवा रहेगा, जिंदा है। ठीक है, ड्राई ने इसके अंदर लाइफ नहीं रखी अल्लाह। तो ये सीड कोट है, ये अंदर से एंडोस्पर्म को, एम्ब्रियो को, कॉटिलेडन, ये जो पूरा पोर्शन है इसको ड्राई होने नहीं देता। और इनएक्टिव पीरियड के अंदर बहुत माइन्यूट सी एनर्जी यूज करता है, बहुत माइन्यूट सी, ना होने के बराबर, ताकि जिंदा रह सके। हर सीड का अपना अपना ड्यूरेशन है, कोई एक हफ्ते बाद लगाने, एक साल बाद लगा सकते हैं, और 2 साल बाद भी लगाया जा सकता है।
जितना हेल्दी सीड होता है, बड़ा सीड होता है, उतने अरसे तक वो जर्मिनेट करने के काबिल होता है। लेकिन जितनी जल्दी जर्मिनेट करा दिया जाएगा उतना बेहतर है, उतनी अच्छी जर्मिनेशन होगी। लेकिन जितना टाइम के बाद होगा उतनी जर्मिनेशन उसके अंदर से पात्रखा निकलेगी। तो आज हमने क्या स्टडी किया, मोनोकोटिलेडन एंड डाइकोटिलेडन सीड, सीड का इंटरनल स्ट्रक्चर, इसके पार्ट्स, हर पार्ट का अपना अपना काम, और स्ट्रक्चर ऑफ द मैच्योर सीड, मोनोकोटिलेडन भी और डाइकोटिलेडन। यही आपका होमवर्क है, मैं आपको मजीद लिख के ही भेज दूंगा, ये सारी तस्वीरें भी आपको भेज दूंगा। बॉयज से मेरी गुजारिश है कि वो थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव करें और काम करें। मुझे उम्मीद है कि सब आप अपना रफ स्ट्रक्चर जो आपने भी लेक्चर पढ़ा है वो आप उससे शेयर जरूर करेंगे। ठीक है बेटा, कोई सवाल हो तो कह लीजिएगा बेटा।